जी। अच्छा जी। मेरा नाम भी किरण है और मैं भी इंजीनियरिंग की फील्ड से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैंने यूईटी लाहौर से की हुई है। और मुझे भी अमेजोन पे काम करते हुए मोर और लेस 5+ इयर्स हो गए। और इसी तरह से मैंने सुई नॉर्दर्न गैस की जॉब को क्विट किया। इसके अलावा टीचिंग ओ लेवल्स ए लेवल्स को कर रही थी मैथ्स, वो भी मैंने क्विट किया और प्योरली अमेजोन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा अमेजोन के तकरीबन सब मॉडल ऑफ बिजनेस पर ही हमने काम किया है। पीएल की लॉन्चेस की हैं, होलसेल पे काम किया है, ड्रॉप शिपिंग पे काम किया है, आर्बिट्राज पे काम कर रहे हैं। तो लाइक डिफरेंट मॉडल ऑफ बिजनेस में हमारा एक्सपीरियंस है। सो आपको पता है कि जब अकाउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके पास तो सस्पेंशन के इश्यूज आपको आते रहते हैं। जो सस्पेंशन है उनको हैंडल करने के लिए आपको ऑब्वियसली बिल्कुल अमेजोन की पॉलिसीज और सेलिंग पॉलिसीज और पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप प्रॉपर तरीके से लाइक इस सारी फील्ड में जो है वो काम कर सकते हैं, री स्टेटमेंट की फील्ड में। ठीक है। तो री स्टेट करते हुए भी अमेजोन के अकाउंट्स को काफ़ी अर्सा हो गया। अब तक हम 150 के अराउंड अबाउट हम अकाउंट्स जो हैं वो री स्टेट करवा चुके हैं, जिसमें डिफरेंट लाइक वायलेशंस होती हैं, जैसे इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग हो गई, या फिर आप समझ लो कि ज़्यादातर जो कॉमन है ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में अगर देखा जाए तो ओडीआर की, वीटीआर की, एलएसआर की, इन सारों की मतलब सस्पेंशंस आती रहती हैं। इसके अलावा आपने क्योंकि की हुई है इसलिए मैं आपको जस्ट मैं सिर्फ नेम ही बताती जा रही हूँ। तो जैसे सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा रिसीव होती हैं या फिर रिसीव्ड जो होती हैं आईपी कंप्लेंट्स, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये छोटी छोटी वायलेशंस हैं। इन इन इनसे हमने काम करना स्टार्ट किया था और फिर हम बड़े लेवल तक जो है वो रीइंस्टेटमेंट के मतलब डिफरेंट अकाउंट्स को हैंडल करते गए। इसमें जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल जिस तरह से चल रही है वो सेक्शन 3 है। और सेक्शन 3 एक टाइप की नहीं है, सेक्शन 3 की बहुत ज़्यादा टाइप्स है। ठीक है। जैसे सेक्शन 3 जो है वो मतलब डिफरेंट तरीके से लगती है। इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग पर भी लग जाती है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन पर भी लग जाती है। सेक्शन 3 जो है वो अकाउंट वेरिफिकेशन के दौरान भी लग जाती है, जब नया अकाउंट हम चला रहे होते हैं और अभी स्टार्ट ही किया होता है उस टाइम पर भी लग जाती है। तो लाइक सेक्शन 3 की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम लोग सिर्फ बस एक चीज़ हम पाकिस्तानियों के जहन में बैठ गई कि बस सेक्शन 3 लगती है, लेकिन सेक्शन 3 की फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है। तो आपको उसके बारे में बता रही हूँ। मतलब कहने का ये है कि री स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करनी होती है अमेजोन से। और जब तक आप एग्जैक्ट रीजन फाइंड आउट नहीं कर पाते तब तक आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता। ठीक है। तो इसमें मतलब हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के थ्रू इसको सीखा है और हमने सोचा कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स की सस्पेंशन आ रही है और बहुत सारे लोग सेलिंग स्टार्ट करना मतलब शुरू कर देते हैं अमेजोन पे, बट उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं होता कि अगर कोई वायलेशन आ जाती है तो उसको कैसे डील करना है। बिकॉज समटाइम छोटी वायलेशंस भी आती हैं कि आपको विद इन 72 आवर्स का टाइम मिल रहा होता है, कुछ में 24 आवर्स का टाइम मिल रहा होता है, कुछ में 48 आवर्स का टाइम मिल रहा होता है। तो लोगों को इस चीज़ के बारे में इतना अंदाज़ा ही नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा बैठते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम सिर्फ ऐसे लोग जो ऑलरेडी अमेजोन पर काम कर रहे हैं and they want to handle their reinstatements of different violations as well, तो उसके लिए हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। और आपको मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन कोर्स की आउटलाइन के बारे में भी दे देती हूँ। बाकी आउटलाइन में ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। मैं बल्कि कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर शेयर भी कर दूँ स्क्रीन पर। और हम लाइक री स्टेटमेंट में तकरीबन आप समझ लें कि सारे ही तरह की सस्पेंशन के केसेस देखेंगे जो कि मोस्ट कॉमन सस्पेंशन हैं। मिसाल के तौर पर चलो मैं शेयर ही कर देती हूँ, स्क्रीन मिल गई है मुझे। जी। अब इसमें ज़्यादातर हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि जो लोग ऑलरेडी अमेजोन पर काम कर रहे होते हैं सिर्फ हम उन्हीं स्टूडेंट्स को इंटरटेन करें। और ऑब्वियसली हमें ताकि उनको सेलिंग पैटर्न्स के बारे में ना बताना पड़े और हमें बिल्कुल एग्जैक्टली बेसिक चीज़ें जो हैं वो ना बतानी पड़े।
सो ज़्यादातर इस कोर्स की वर्थ को ज़्यादातर वही लोग समझ पाते हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन के साथ वाबस्ता होते हैं, लिंक होते हैं। हम देखेंगे कि इस कोर्स करने के बाद आप इजीली जो है वो अमेजोन अकाउंट जितने भी सस्पेंशन होंगी उनको आप हैंडल कर लेंगे। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि अपील राइटिंग कैसे की जाती है और अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के लिए किस तरह से अपील पे वर्कआउट किया जाता है। देखिए, एक अपील को लिखने में कम से कम 3 से 4 घंटे इजीली रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप ऑनेस्टली सिर्फ एक अकाउंट के लिए आप कोई सैम्पल पैटर्न यूज ना करें। अक्सर लोग यही करते हैं कि वायलेशन देखी, कुछ पैटर्न पहले से बने हुए होते हैं, बस उसमें कुछ एडिटिंग की ना की। इवन कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं एडिटिंग करते हुए, क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स आते रहते हैं, तो उसमें इस तरह की अपील्स भी की होती हैं कि सारी चीज़ें ठीक है अपडेट कर दी, कोई एक दो पॉइंट अंदर से ऐसे छोड़ दिए जो पिछले मतलब शो कर रहे होते हैं कि अपील आपने कहीं से कॉपी पेस्ट की है। तो अमेजोन फौरी तौर पे ऐसी अपील्स को रिजेक्ट कर देता है। तो वर्किंग प्रॉपरली आपको करना सिखाऊंगी कि कैसे वर्किंग की जाती है। उसके अलावा जितनी भी लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगी, और जितने लाइव केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और अगर इन केस के कोई ऐसा केस हम डिस्कस करते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई केस अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप लोगों के पास वैसा कोई केस अवेलेबल हो तो वो भी हम आपको ऑफर करते हैं कि आप अपने केस को एज ए स्टडी जो है वो यहाँ पर लाइव करवाते हैं। इसके बाद हम प्लान ऑफ एक्शन को सबमिट करने का तरीका भी बताएंगे, प्लस उसके साथ अमेजोन के जो अकाउंट सस्पेंशन होती हैं उसकी रीजंस क्या है, ठीक है, और अपील राइटिंग इफेक्टिवली कैसे की जा सकती है। ये सारे हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप ये सारी चीजें जो है वो कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद कोर्स आउटलाइन की तरफ आ जाऊँ तो हम आपको ओडीआर की सस्पेंशन इन तीनों में से किसी एक की वजह से भी अगर आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और पॉलिसी कंप्लायंसेस में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओडीआर के साथ साथ इसमें वीटीआर और एलएसआर वगैरह भी शामिल हैं, ठीक है, यानी कि जो मेन इसकी अकाउंट की हेल्थ के पोर्शन होते हैं एफबीएम के केस में, वो सारी के सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी कंप्लायंस में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, काउंटरफेट, जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हम सेल करते हैं, ये सेफ्टी सस्पेंशन होती हैं। सेफ्टी सस्पेंशन ज़्यादातर उसमें होती हैं पीएल के केस में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये जो कोर्स है ना, ये कोई एक मॉडल ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं करता, इसमें सारे मॉडल ऑफ बिजनेस अप्लाई हो सकते हैं। लाइक इसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये जो वायलेशन है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड अकाउंट की है तो ये किसी भी अकाउंट पर आ सकती है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की है तो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी होलसेल में भी आ सकती है, आर्बिट्राज में भी आ सकती है, इवन ड्रॉप शिपिंग में भी आ सकती है, और मतलब पीएल में भी सम टाइम आ जाती है। तो आपको मैं सारे सिनेरियोज बताऊंगी कि अगर अकाउंट किस तरह का होगा तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। इसके अलावा अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन सेक्शन 3 के सारे मतलब केसेस होंगे जिसमें प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का भी हो सकता है, इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन का भी होगा, न्यूली जो अकाउंट वेरीफाई होते हैं उसका भी होगा, और इसके अलावा सेक्शन 3 में जो आजकल केस चल रहा है जो अंडर 30 डे रिव्यू में अकाउंट चला जाता है और सेक्शन 3 उस पर लग जाता है, वो भी इस पे शामिल होगा, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग वायलेशंस को कैसे हैंडल करना है, जो फर्स्ट वायलेशन है उसको कैसे हैंडल करोगे, सेकंड वायलेशन को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि थर्ड वायलेशन को रीइंस्टेट करवाना बहुत बहुत टेक्निकल होता है। और मतलब वो समझ लो कि मतलब वो फौरी तौर पे ओपन नहीं होता, उसके लिए आपको कम से कम भी 6 महीने आपको एफबीए करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप अपील की तरफ जाते हो और फिर जाकर आपकी थर्ड ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन रिमूव होती है। तो फर्स्ट और सेकेंड जो है वो ज़्यादा हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बिल्कुल न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स होते हैं, जब उनको ओपन किया जाता है और ओपन करने के दौरान ही सस्पेंशन आ जाती है। ज़्यादातर ये जो इशू है ये यूके के अकाउंट्स में आता है, यूएसए के अकाउंट में नहीं आता। यूके के अकाउंट्स में ज़्यादातर ये इशू आता है कि अभी अकाउंट बन रहा होता है या बन चुका होता है और फौरी तौर पे अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो लाइक इस तरह के केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब उसमें कोई एक चीज ऐसी होती है जिसमें वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही होती, तो लाइक आप समझ लो कि
इसमें दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो अकाउंट टोटली आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, या फिर आपका अकाउंट एक्टिव होता है लेकिन उसके अंदर एक सस्पेंशन लगी हुई होती है कि आप सेलिंग करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका ये वाला एरिया हमारे पास आइडेंटिफाइड नहीं है, इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई हुई, इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई हुई। तो जो न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स होते हैं उसमें वेरिफिकेशन का अगर इशू आ जाए तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है वो हम देखेंगे। जो हमारा तरीकाकार होगा वो ये होगा कि पहले हम सस्पेंशन की टाइप को डिस्कस किया करेंगे। लेट्स से अगर हम सेक्शन 3 को डिस्कस करने लगे तो फर्स्टली मैं आपको थॉरली पॉलिसीज और उसके कंप्लायंसेस और सारी चीज़ों के बारे में थॉरली गाइड करूंगी कि मतलब ये होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसको इफेक्ट कर रही होती हैं। फिर हम रियल अकाउंट में देखेंगे कि जो लाइव केस हमारे पास होगा उसको हम देखेंगे कि अगर ये अकाउंट है तो इसका क्या सिनेरियो है, किस वजह से ये अकाउंट सस्पेंड हुआ, रीजंस को, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मतलब चीज़ों को देखना पड़ता है, क्या क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपना अकाउंट नहीं भी कर रहे, आप किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट हो जाते हो, तो उस केस में आपको क्या क्या चीज़ें क्लाइंट से पूछनी चाहिए उस अकाउंट के बारे में। और देन आप ऑब्वियसली रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है अमेजोन को इफेक्टिवली, और उसके क्या पॉइंट्स होंगे, किस तरह से उसको हाईलाइट किया जाएगा, और मतलब अपील के जो मेजर पोर्शंस होते हैं उसको हम किस तरह से को रिलेट करते हैं आपस में। और मतलब ये कि अगर आप अपील में कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, लेट से मैं अक्सर एक जनरल सी एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए रूट कॉज और इन सारी चीज़ों के बारे में, कि मतलब अमेजोन इतना ज़्यादा विजिलेंट होता है रूट कॉज के मामले में कि वो बहुत बहुत मतलब माइनर और माइन्यूट लेवल पे जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जिस तरह से अकाउंट आप देख रहे होते हो ना बैकएंड पे अमेजोन भी उसी तरह से एनालाइज आपके अकाउंट को कर रहा होता है। तो मतलब कहने का ये है कि एग्जांपल इस तरह से मैं देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक कार थी वो ओवर स्पीड थी या कोई भी रीजन थी जिसकी वजह से वो किसी और चीज से टकरा गई, अब एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक क्राउड है उसके राउंड अबाउट खड़ा हुआ जो कि मतलब देख रहा है कि क्या हो रहा है, और मतलब कोई और पर्सन आता है वो रीजन पूछता है, कोई और आता है वो रीजन पूछता है, लाइक इस तरह से कुछ लोग रीजन बता रहे होते हैं, कुछ कहते हैं स्पीड बहुत ज्यादा थी, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कोई बंदा है भी कहते हैं अंदर से कि भाई कार का जो है ना कलर बड़ा चेंज था, या रेड कलर की कार थी इसलिए टकरा गई, तो ये इनवैलिड रीजन है। तो अमेजोन भी बिल्कुल उसी तरह से एक एक्सीडेंट आपके अकाउंट के साथ हुआ है और अब आपने उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है। जब आप रेड कलर और इस तरह की रीजंस बताओगे ना तो उस टाइम पे अमेजोन कभी भी आपके अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली वैलिड रीजन आपको देनी पड़ेगी अमेजोन को कि क्यों वो आपका अकाउंट ओपन करे। देखिए सेलिंग प्रिविलेजेस होती हैं, आपने एग्रीमेंट किया होता है अमेजोन के साथ कि आप अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करोगे, ठीक है, आपने आपने मतलब अमेजोन को खुद से मतलब सिलेक्ट किया है एज ए बिजनेस, ठीक है, अमेजोन ने आपको इनवाइट तो नहीं किया कि आप खुद मतलब सेलिंग करना स्टार्ट कर दो, आप खुद मोटिवेटेड होते हो और खुद से आप अकाउंट क्रिएट करते हो और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए आप अकाउंट क्रिएट करते हो। तो ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो द टर्म्स एंड पॉलिसीज ऑफ अमेजोन, और अगर आप वायलेट करते हो देन देयर मस्ट बी अ वैलिड रीजन ताकि आप एड्रेस कर सको अमेजोन को। और जब तक वैलिड रीजन के साथ साथ आप प्रॉपर उसी रूट कॉज के मुताबिक प्लान ऑफ एक्शन के इमीडिएटली आपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए और फ्यूचर में इस तरह की हैपनिंग को ख़त्म करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए या आप लोगे, ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने रूट कॉज तो बता दी कि एक्सीडेंट ओवर स्पीड की वजह से हुआ है, तो फिर आप कैसे अमेजोन को बताओगे कि आपने फौरी तौर पे ओवर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, ठीक है, या फिर आपने फ्यूचर में इस तरह का एक्सीडेंट दोबारा ना हो उसको करने के लिए आपने क्या लाहेमल तैयार किया है। सो दीज आर द 3 बेसिक पोर्शंस ऑफ एन अपील,
ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है। देन यू नीड टू राइट अबाउट प्लान ऑफ एक्शन, कि फौरी तौर पे आपने क्या एक्शन लिया है। एंड देन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच अ टाइप ऑफ हैपनिंग्स इन द फ्यूचर, आपने क्या चीज मतलब यहाँ पर कंट्रोल की है। ठीक है, तो ये तीनों पोर्शंस को आपको इफेक्टिवली लिखना भी आपको सिखाऊंगी। तो ऑब्वियसली जो लाइव केसेस हमारे पास होंगे उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है वो उसकी अपील को लिखें और हमें सबमिट करवाएं। देन आई विल एनालाइज कि आपने किस टाइप की अपील किस पैटर्न पर लिखी है। देन आई विल गाइड यू डेफिनेटली कि विच आर द वीक एरियाज इन योर अपील। ठीक है, और बाकी ये है कि सैंपल्स हम प्रोवाइड किया करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी हम केस को स्टडी किया करेंगे या फिर मतलब जो केसेस ऑलरेडी हम रिजॉल्व कर चुके हैं, उनकी सक्सेसफुल अपील्स हैं हमारे पास, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली एक बात इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी आपने कोई भी सैंपल हमारी तरफ से दिया हुआ एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अमेज़ोन को पता चल जाता है कि ये कॉपी पेस्टेड है। आप यकीन मानो कि एक अकाउंट मुझे मिला था और मैंने जब कॉल पे कम्युनिकेट किया ना, तो उससे पहले कुछ लोग उस पर अपील वगैरह कर चुके थे। तो एक्चुअली उसमें एक तरीकाकार होता है, हमें कॉल भी करनी पड़ती है। तो मैंने कॉल पे थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो देन उन्होंने मतलब यकीन माने कि ये उसी बंदे के अल्फाज हैं जिससे मेरी बात हुई थी। उसने कहा था कि आपकी अपील देखकर ऐसा लग रहा है कि यू जस्ट हैव कॉपीड फ्रॉम समवेयर। और आई वॉज शॉक टू हेयर, उसके वर्ड्स सुनकर जो है वो मतलब एकदम से मुझे हुआ कि ऑब्वियसली वो भी रेगुलर बेसिस पे अपील्स को पढ़ रहे होते हैं। दे नो वेरी वेल कि कौन सी अपील खुद से लिखी गई है अकाउंट के लिए और कौन सी जस्ट कॉपी पेस्टेड है। तो हमें कॉन्शियस होकर इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। अगर हम प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो ऑब्वियसली we need to focus on our written communication as well। जहाँ हमें वर्बल कम्युनिकेशन चाहिए क्लाइंट को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए, उसके साथ साथ हमें रिटन कम्युनिकेशन हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लाइक हमें ड्राफ्टिंग जिसे कहते हैं ना, कंटेंट राइटिंग जिसे कहते हैं, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपील को ड्राफ्ट करना आना चाहिए और उस सिचुएशन के मुताबिक वैलिड पॉइंट्स को एंटर करने की ज़रूरत होती है। सो ये सारा सिनेरियो है, ये सारा रोड मैप है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली फर्स्टली क्लियर दैट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम फर्दर गो अहेड करते हैं। जी प्लीज। जी मैम, बस ओके। ठीक है। अच्छा जी। मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जी जिसमें ना मतलब सेलिंग पॉलिसीज हैं सारी की सारी अमेज़न की। जैसे वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ऑब्वियसली जो लोग पहले से सेल मतलब सेलिंग कर रहे होते हैं, समटाइम हमारा मतलब कल्चर इस तरह का है ना हमारी मतलब एजेंसीज का, कि हमें पॉलिसीज नहीं बताई जाती, हमें जस्ट काम बताया जाता है अपने काम करना किस तरह से। ऐसे ही है ना, एग्री जी करते हैं कि हमें बस बता दिए जाते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट हंट करनी है, ये तरीका कार है, जब ऑर्डर आएगा ऐसे प्रोसेस कर देना है, बस इसके अलावा हमें आगे पीछे कुछ नहीं पता होता। तो पुलिस तो तब पता चलती है जब सस्पेंशन आती जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सस्पेंशन के बाद ही पता चलता है कि अच्छा ये तो ये वायलेशन हो गई हमसे। तो है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि इसीलिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो कि अमेजोन की सेलिंग पॉलिसीज का है, कि अगर आप सेल आउट करते हो कोई भी चीज़ तो उसकी बैकएंड पे पॉलिसीज क्या है। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन 27 पेजेस, और देर इज नो नीड टू रीड ऑल दैट पेजेस एट वंस। उसको हम ब्रेक डाउन करके यहाँ क्लास में ही डिस्कस करेंगे कि लाइक अगर हम सेलिंग पैटर्न देखते हैं तो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसके बैकएंड पे क्या पॉइंट्स हैं जिसमें जिसकी वजह से सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 के साथ लगता है, कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग के साथ अटैच होता है, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, एक्चुअल में कैसे होनी चाहिए, हम कैसे करते हैं। लाइक इसके बैकएंड पे जितने सिनेरियोज हैं सेलिंग पैटर्न्स हैं, वो सारी के सारे लाइक उस डॉक्यूमेंट में लाइक मेंशन है। ठीक है, तो वो मैं ठीक। ग्रुप में शेयर कर दूंगी।
और उसको हम टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस किया करेंगे। इसमें वो नहीं होगा कि थॉरली हम एक ही दिन पे बैठ के बस उसको डिस्कस कर लें, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह जब टॉपिक हम स्टार्ट किया करेंगे, देन एट दैट टाइम हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल में उसकी पॉलिसी को पढ़ा करेंगे, देन हम उसकी वायलेशन देखा करेंगे, देन हम लाइव केस देखा करेंगे, और फिर हम अपील राइटिंग उसकी इफेक्टिवली कैसे हो सकती है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, वो फिर हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, ये हमारा सारा प्रोसीजर होगा। ठीक है। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता है कि अकाउंट जी क्रिएट कैसे किया जाता है? अच्छा, ज्यादातर जो अकाउंट्स है ना, यूके के अकाउंट्स है जिसमें मतलब जी ज्यादा इशू आता है अकाउंट क्रिएशन का। यूएसए के अकाउंट स्मूथली क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन यूके के पैटर्न्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इवन वहाँ की चाइल्ड एक्सेसेस के पैटर्न डिफरेंट है, वहाँ पे काफ़ी पैटर्न डिफरेंट है। तो ज़्यादातर जो न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स होते हैं ना, अगर उनकी बात जी की जाए तो ज़्यादातर सस्पेंशन यूके के अकाउंट्स में आती है, बिल्कुल वेरिफिकेशन के दौरान, या वेरिफिकेशन के दौरान या वेरिफिकेशन होने के बाद भी अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, हम सिर्फ रीजंस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आज के इस टॉपिक में। ठीक है, लेकिन कोई एज हम आज कोई केस स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये है कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है ताकि जो हमें न्यू लोग ज्वाइन करें, न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करें, उन्हें इशू ना हो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ जनरल सी डिस्कशन आज करूँगी। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो टाइमिंग और स्केड्यूल है वो आपको एज पर अरेंजमेंट ऑफ टाइम मैं आपको शेयर कर दूंगी। डेज और डेज तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे ही रहेंगे। टाइमिंग आप बता दें कि इज इट सूटेबल फॉर यू? जी मैम, टाइमिंग ठीक है मेरे लिए। ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम भी मैं अवेलेबल हूँ, इस टाइम सेकंड टाइम भी अवेलेबल हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। चले इंशाल्लाह कर लेते हैं उसको। चले, मैं अब आपको ना थोड़ा सा यूके के अकाउंट के बारे में बताती हूँ जी कि ना यूके के जो अकाउंट होते हैं ना, उसमें बहुत सारी पाकिस्तानी अकाउंट्स में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम पाकिस्तान में रहकर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें जो ज़्यादातर इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं वो ये है कि हम कंपनी बना लेते हैं, और कंपनी बनाने के बाद हम वाइस का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, और वाइस का अकाउंट बनाने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं कि यूके का अकाउंट डायरेक्टली मतलब कंपनी की डिटेल्स पर खोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग मिस्टेक ये करते हैं कि पाकिस्तान दोनों तरीके वैसे तो वैलिड हैं, कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पाकिस्तानी अकाउंट जो है वो पाकिस्तानी डिटेल पर अकाउंट ओपन करते हैं और बाद में कंपनी अटैच कर देते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें इसी में ही आती हैं, दोनों दोनों मेथड वैलिड ही हैं। लेकिन अक्सर मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना, हम माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अकाउंट अभी भी शायद है, रिसेंटली एक अकाउंट बल्कि मेरे पास आया है, उसका कुछ है, वो यूके का अकाउंट ही, सारा अकाउंट जो है ना वो ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें इशू क्या है कि उन्होंने सारी तरह की बैंक स्टेटमेंट्स लगा कर देख ली है, क्योंकि यूके में ना अगर आप बिजनेस पर भी अकाउंट खोलते हो ना तो पर्सनल वेरिफिकेशन फिर भी होती है आपकी, क्योंकि यूरोप की जो मार्केट है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। तो उसमें वो पर्सनल वेरिफिकेशन और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लाइक यूटिलिटी बिल, या फिर आपसे कोई आपकी पर्सनल कोई डिटेल पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट इस तरह की चीज़ें रिक्वायर करते हैं। मैं उस केस को स्टडी कर रही थी तो मुझे जो पॉइंट वहाँ पर मुझे नज़र आया ना वो ये था कि उन्होंने एक कंपनी पर अकाउंट बनाया हुआ था, यूके की लिमिटेड कंपनी थी, उस पर अकाउंट बना हुआ था, वाइस की हम्म, स्टेटमेंट उसके साथ अटैच थी, अकाउंट ओके है, अकाउंट में कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली जो पासपोर्ट है वो तो पाकिस्तानी अटैच किया हुआ है ना, उन्होंने पाकिस्तानी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा है। तो अकाउंट दिखाऊंगी आपको मैं वो। तो उसमें जो उन्होंने मीज़ान बैंक की स्टेटमेंट अटैच की, रिजेक्ट। उन्होंने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब वो
2 दफा वो कम से कम सबमिट करवा चुके हैं और अब वो मेरे पास अकाउंट आया। तो मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो देखिए हमें छोटी छोटी चीजों का नहीं पता चल रहा होता कि जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं और जो भी है, हालांकि काफी वेल रिप्यूटेबल इदारे का वो होता है जिसका अकाउंट वो मेरे पास आया है। और मतलब उन्होंने भी इस तरह की माइन्यूट लेवल पे जाकर चीज को नहीं देखा। अब इशू क्या है, वो जो भी स्टेटमेंट लगा रहे हैं ना, बैंक स्टेटमेंट, वो बिजनेस अकाउंट की लगा रहे हैं। पाकिस्तान में उसका, उस बंदे का बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। और जैसे कारोबारी मुनाफा अकाउंट होता है ना, वो बना हुआ है उसका, उसका पर्सनल अकाउंट नहीं है। अब वो जब उसकी स्टेटमेंट लगाते हैं वो रिजेक्ट ही होगी, बार बार रिजेक्ट हो रही है उसकी। अब मतलब मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी वो उसी अकाउंट का लगाते हैं। ठीक है, तो फिर जब मैंने सारा एनालिसिस किया और सारा कुछ, देन आई केम टू नो कि एक्चुअल रीजन उसके बिहाइंड यही है कि उन्होंने पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए अकाउंट मांगे और वहां पर पर्सनल की बजाय कारोबारी मुनाफा अकाउंट की डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, हालांकि उसी बंदे का नाम, एड्रेस, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन वो कह रहे हैं कि द अकाउंट दैट यू हैव अटैच, वो आप मतलब समझें कि पर्सनल डिटेल्स पर नहीं है, इस वजह से वो रिजेक्ट हो रही है। तो लाइक सम टाइम हमें अकाउंट रीइंस्टेट करवाने के लिए, उसकी सस्पेंशन का इशू रिजॉल्व करवाने के लिए इस हद तक ग्रास रूट लेवल तक हमें जाकर ऑब्जर्व करनी पड़ती है चीज़ें। ठीक है, तो यूके के अकाउंट में ज़्यादातर यही होता है कि उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ज़्यादातर फ्लॉप होती है और उसी की वजह से अगर मल्टीपल टाइम्स आप गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करवाते जाते हो, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं। अब एक एक पर्सन है, एक केस इस तरह का पहले भी मैंने एक रिजॉल्व किया था, वो केस इससे डिफरेंट था। सिर्फ मैं आपको ना चीजें मतलब बेसिक बता रही हूँ कि इसी तरीके के केसेस आएंगे आपके पास भी। ठीक है, तो उसमें एक इस तरह का केस मैंने रिजॉल्व किया था जिसमें एक पर्सन ने अमेजोन का अकाउंट इसी तरह से यूके की मार्केट में क्रिएट किया था। और अकाउंट क्रिएशन का सिनेरियो उसका क्या था वो मैं बताती हूँ। लिमिटेड कंपनी थी और मिजान बैंक की स्टेटमेंट थी, और मतलब ये कि वाइस की भी अटैच करते थे तो वो रिजेक्ट हो जाती थी, इसी तरह से मिजान की अटैच करते थे वो भी रिजेक्ट हो जाती थी। अच्छा, अब रीजन क्या बनी उसके बैकएंड पर कि मतलब पासपोर्ट वो पाकिस्तानी यूज कर रहे हैं, कंपनी कोई है, और जो पेमेंट मेथड लगा रहे हैं वाइस का वो उस कंपनी के नाम पर नहीं है, वो पर्सनल नाम पर अटैच करी जा रहे हैं बार बार। जब वो मिजान बैंक की स्टेटमेंट लगाते हैं वो भी पर्सनल है। अब ये देखिए, ये कहने को चीजें बहुत माइनर लेवल पर है। तो इस चीज को मेक श्योर करना है आपने कि जब आप कंपनी की इंफॉर्मेशन पर अकाउंट क्रिएट करोगे, देन यू नीड टू सबमिट बैंक स्टेटमेंट जो कि आपके बिजनेस को शो करेगी। ठीक है, और अगर आप पर्सनल लगाओगे इट विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज वो कहेंगे कि द डॉक्यूमेंट यू हैव सबमिटेड इज इनवैलिड। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि कंपनी के नेम पर उन्हें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हो लाइक पर्सनल डिटेल पर, देन इट विल बी ओके कि आप अपने पर्सनल कोई भी मिजान की अटैच कर दो, चाहे आप वाइफ की मतलब पर्सनल अटैच कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो बार बार पर्सनल अटैच कर रहे थे और उन्होंने बिजनेस अकाउंट बनाया नहीं था वाइस का। फिर मैंने उनका वाइस का बिजनेस अकाउंट बनवाया, उसकी डिटेल निकलवाई और फिर मैंने वो अटैच करवाया, तो फिर उनका अकाउंट वेरीफाई हो गया था। तो ये बिल्कुल माइनर लेवल की चीजें हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की हैं। अब यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। नहीं मैम, थैंक यू। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसे ही करते हैं कि हम जो है मतलब ये जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, इसको हमने डिस्कस जिस तरह से करना स्टार्ट करना है, वो हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। वैसे तो मैं हमेशा टॉप टू बॉटम आती हूँ, लेकिन आजकल जो न्यू बैचेस हैं उसको मैं बॉटम टू टॉप इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि सेक्शन 3 जरा जल्दी आ जाए। और सेक्शन 3 के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बंद है और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको करवा देती हूँ। सो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम
न्यू अकाउंट्स को ही डिस्कस करेंगे कि जब वो सस्पेंड हो जाते हैं तो उसको कैसे ओपन करवाया जाता है। देन हम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशंस को देखेंगे और फिर हम सेक्शन 3 पर आ जाएंगे। सेक्शन 3 के तकरीबन आपको 3 से 4 तरह के डिफरेंट सिनेरियोज में आपको मतलब बताऊंगी कि मतलब इस तरह से अकाउंट सस्पेंड हो तो इसको कैसे हैंडल करना है। मतलब इसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो सारे सिनेरियोज हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। और अकाउंट वेरिफिकेशन, जो अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन है समटाइम ये होता है कि अकाउंट वेरीफाई हुआ ही नहीं होता। ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि हुआ ही नहीं होता, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अकाउंट वेरीफाई होने के बाद सस्पेंड होता है। ये दोनों सिनेरियोज बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों सिनेरियोज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर लिंक अकाउंट या रिलेटेड अकाउंट, फिर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, सेफ्टी सस्पेंशंस, इन सारी चीजों को फिर हम मतलब बॉटम टू टॉप मूव करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको स्केड्यूल और चीजें वगैरह सेंड कर दूंगी। और कुछ मैम और? ये मेरा क्वेश्चन है एक, जी जी प्लीज। ये ये जो सेक्शन 3 होती है इसमें मतलब कि जब हमारी अपील रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद वो कहते हैं कि 90 डेज का मुझे लगता है टाइम देते हैं कि उसके बाद आपने एक अलग सबमिशन करवानी है अपनी अमाउंट क्लियर करवाने के लिए, हम्म, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल करेंगे, वो सेक्शन 3 का पार्ट है। फंड्स जी डिसबर्समेंट की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, वो भी इसका पार्ट है, वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ और स्टूडेंट्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग क्लासेस, तो उसमें से स्टूडेंट्स ने कुछ ने फी भी सबमिट करवा दी है, बट दे आर विलिंग टू स्टार्ट क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो इसलिए बस मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपके साथ अरेंज की थी आज, ताकि थोड़ा सा चले ठीक आप है। भी डिमोटिवेट ना हो जाए कि हमने मतलब स्टार्ट किया लेकिन हमें अभी तक स्टार्ट मिला नहीं। तो ये है कि इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली डायरेक्ट जंपिंग करेंगे टुवर्ड्स रियल टाइम जो केसेस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इफ यू वांट के आपका कोई अकाउंट है और उसको हम यहाँ पर जस्ट डिस्कस करें तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा हेल्प आउट कर सकती हूँ, गाइडलाइंस दे सकती हूँ कि आप इस तरह से इस अकाउंट पर वर्किंग करें। सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपने अकाउंट्स को यहाँ पर शो करें और एज ए लाइव केस स्टडी हम जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई विल गाइड यू हाउ टू मैनेज सच टाइप ऑफ सस्पेंशंस, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन? नहीं मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, ऑफिस।